हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास 8 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज, लेसन 20 निबंध लेखन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा में निबंध लेखन किस तरीके से किया जाता है ये मैं बताऊंगी तथा बसंत ऋतु और होली पर निबंध आपको समझाऊंगी। तो गद्य की अनेक विधाओं में निबंध लेखन का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध लेखन अपने आप में एक कला है। अच्छे निबंध में स्पष्टता, सरसता, सरलता तथा कल्पना और मौलिकता का समावेश होता है। भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को भली भांति अपनाना चाहिए। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें निबंध लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए? पहला, निबंध को अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। दूसरा, भाषा इतनी सरल और स्पष्ट हो कि विषय आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा, परीक्षा में विषय अपनी रुचि का चुनना चाहिए। चौथा, विषय चुनकर उसके सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए। पांचवा, व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। छठवां, विषयांतर नहीं होना चाहिए। सातवां, विचारों में क्रमबद्धता और रोचकता होनी चाहिए। आठवां, विचारों और वाक्यों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार होना चाहिए। नवा, निबंध की रूपरेखा पहले बना लें, उसके आधार पर ही अनुच्छेद बनाकर लिखें। पहले हमें क्या करना है? रूपरेखा बना करके उसके आधार पर निबंध का लेखन करना है। अब निबंध के प्रकार, निबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो निबंध के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो बच्चों? पहला, वर्णनात्मक। दूसरा, विवरणात्मक। तीसरा, विचारात्मक। चौथा, भावात्मक। अब वर्णनात्मक, इसमें क्या है? नगर, दृश्य, परिस्थिति आदि के चित्रण संबंधी निबंध वर्णनात्मक की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम किसी नगर के बारे में बता रहे हो या दृश्य के बारे में बता रहे हो या स्थिति आदि का चित्रण कर रहे हो और दिखाते हो, उसका वर्णन कर रहे हो, तो वहां पर कौन सा आएगा? वर्णनात्मक निबंध कहलाएगा। इसके बाद विवरणात्मक, इसमें क्या होता है? घटनाओं, कथाओं, यात्राओं, संस्मरणों संबंधी निबंध विवरणात्मक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध इस श्रेणी के निबंधों में किसी विषय के पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ के विषय में प्रस्तुत विचार आते हैं। भावनात्मक में क्या है? भावात्मक, इस प्रकार के निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। सूक्ति संबंधी निबंध इसी की श्रेणी में आते हैं। निबंध के अंग, निबंध के अंग कौन कौन से हैं? पहला, भूमिका, प्रस्तावना। भूमिका प्रस्तावना सारगर्भित होना चाहिए। इसमें कौतूहल और जिज्ञासा जगाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी पाठक निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। दूसरा, विषय विस्तार प्रतिपादन। इसमें विषय का विवेचन होता है। लगभग 3 अनुच्छेद बनाने चाहिए और प्रत्येक को एक शीर्षक देना चाहिए। इसके बाद तीसरा, उपसंहार। निबंध में कही गई बातों को सार रूप से प्रस्तुत कर विषय का निष्कर्ष निकाला जा सकता है या पाठकों को एक संदेश दिया जा सकता है। इसके बाद है बच्चों अब पहला निबंध, बसंत ऋतु। तो आज मैं आपको इसी तरीके से सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरीके से निबंध है, ठीक है। और बसंत ऋतु और होली का समान परिचय देती हूँ, उसको मैं आपको निबंध के रूप में सुना दे रही हूँ। लेकिन आप जब लिखेंगे तो मैं जो पीडीएफ में भेजूंगी आपको पॉइंट टू पॉइंट, अर्थात पहले रूपरेखा, प्रस्तावना, फिर उसके जो कारण है, क्या है, जितने भी पॉइंट हैं
वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी, तो उसी अनुसार आप साफ स्वच्छ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहले सुनिए बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु का निबंध में, भारत अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत आदि 6 ऋतुओं का आगमन होता रहता है। इसमें बसंत सबकी प्रिय ऋतु है, जिसके आगमन पर सभी प्राणी प्राकृतिक साहित्य हर्ष उल्लास से झूम उठते हैं। इसलिए बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। इस समय ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है। सर्दी का अंत और गर्मी का आरंभ हो रहा होता है। सर्दी से कोई ठिठुरता नहीं और गर्मी किसी का बदन नहीं जलाती। प्रत्येक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने का इच्छुक होता है। यह इस मीठी ऋतु की विशेषता है। तभी सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में नव जीवन का संचार होता है। वृक्ष नए नए पत्तों से लद जाते हैं। फूलों का सौंदर्य तथा हरियाली की छटा मन को मुग्ध कर देती है। आमों के वृक्ष पर बौर आ जाता है तथा कोयल भी मीठी कूकू करती है। इस सुगंधित वातावरण में सैर करने से बीमारियां भी कोसों दूर भाग जाती हैं। ठंडी ठंडी बसंती पवन मनुष्य की आयु और बल में वृद्धि करती है। खेतों में नई फसल पकने लग जाती है। सरसों के खेतों में पीले पीले फूल बसंत के आगमन पर झूम झूम कर हर्ष व्यक्त करते हैं और सिट्टे सिर उठाए हुए लगते हैं, जैसे ऋतुराज का स्वागत कर रहे हों। सरोवर में कमल के फूल खिलकर पानी को इस तरह छिपा लेते हैं, मानो मनुष्यों को संदेश दे रहे हों कि हमारी तरह अपने मन को खिलाकर दुनिया के समस्त दुख कलेशों को समेट लो। आकाश में पक्षी करवल करते हुए ऋतुराज का अभिनंदन करते हैं। बसंत पंचमी के दिन ऋतुराज के स्वागत के लिए उत्सव होता है। इस दिन लोग नाच कर, खेल कूद कर तथा झूला झूल कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। घर घर में लोग पीले वस्त्र पहनते हैं तथा पीले पतंग उड़ाते हैं। बसंत पंचमी के दिन धर्मवीर हकीकत राय को भी याद किया जाता है। हकीकत राय को आज के दिन अपना धर्म न छोड़ने के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वीर बालक की याद में स्थान स्थान पर मेले लगते हैं तथा उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हमें इस ऋतु में अपना स्वास्थ्य बनाना चाहिए। प्रातः उठकर बाहर घूमने जाएं, ठंडी ठंडी वायु में घूमें और प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण करें। बसंत ऋतु ईश्वरीय वरदान है और हमें इस वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब इसके बाद है बच्चों आपके निबंध में दूसरा टॉपिक होली। होली किस कारण से मनाई जाती है तथा कब मनाई जाती है, ठीक है, ये सभी को हम इसमें समझेंगे। तो टॉपिक आपका है होली। भारत के अनेक त्योहारों में यदि कोई त्योहार सबसे रंगीन तथा मौज मस्ती से भरा है तो वह है होली। यह त्योहार न केवल रंगों का त्योहार है अपितु भाईचारे तथा स्नेह का प्रतीक भी है, क्योंकि इस त्योहार पर बूढ़े हों, बच्चे हों या युवा, अमीर हो या गरीब, सभी इसे अत्यंत उल्लास और उमंग से मनाते हैं। होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार बसंत ऋतु का संदेश लेकर आता है, इसलिए इसे बसंत के रंगों के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक त्योहारों के पीछे कोई न कोई धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक घटना, विश्व किंवदंती या आधार अवश्य होता है। होली के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम के नास्तिक राक्षस राजा के घर प्रहलाद नाम के एक बालक ने जन्म लिया, जो ईश्वर का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को
ईश्वर से विमुख कराने के अनेक प्रयास किए, परंतु वह सफल न हो पाया। अंततः उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय किया, परंतु प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा मानकर उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अग्नि में प्रवेश किया, परंतु यहाँ भी चमत्कार हुआ, प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर मर गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। होली के दिन लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी जाती है, जो बसंत पंचमी के दिन से ही इकट्ठा किया जाता है। लोग लकड़ियों के ढेर की परिक्रमा करते हैं और गेहूं तथा जौ की बालें भूनकर अपने सगे संबंधियों में वितरित करते हैं। किसान गेहूं और जौ की बालों को इस अग्नि में भूनकर अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं। अगला दिन रंग भरा होली का होता है। इस दिन लोग अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, ऊंच नीच, छोटे बड़े आदि का भेदभाव भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं तथा एक दूसरे के गले मिलकर आपस के सभी भेदभावों को भूल जाते हैं। सड़कों पर युवकों की टोलियां नाचती गाती कूदती फांकती दिखाई देती हैं। बच्चे पिचकारियों में रंग भरकर सभी पर डालते हैं। चारों ओर मौज मस्ती का नजारा छा जाता है। संध्या के समय लोग नए नए वस्त्र पहनकर अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिचियों आदि से मिलकर उनके घर जाते हैं। लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तथा मिठाइयाँ खिलाते व खाते हैं। ब्रज की होली तो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ देवर भाभियों के बीच नोक झोंक तथा एक दूसरे पर रंग डालने का दृश्य भी बनता है। होली का पर्व एक पवित्र है। एक ओर हमें यह याद दिलाता है कि सत्य सदा धर्म की सदा जीत होती है, तो दूसरी ओर उल्लास, उमंग और प्रसन्नता का द्योतक है। इस दिन अमीर गरीब, छोटे बड़े तथा जाति पाति के सभी बंधन टूट जाते हैं तथा लोग एक दूसरे से गले मिलकर अपनी शत्रुता, बैर आदि भूलकर मित्रता और स्नेह की भावना को पुष्ट करते हैं। खेद का विषय है कि इस पवित्र पर्व पर कुछ लोग शराब आदि पीकर अशोभनीय व्यवहार करते हैं तथा रंग गुलाल के स्थान पर कीचड़, तारकोल, तेल के रंग आदि का प्रयोग करके सारी मौज मस्ती को समाप्त कर देते हैं। इन सब के कारण अनेक स्थानों पर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। हमें ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगानी चाहिए और इस पर्व को शिष्टापूर्वक मनाना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने निबंध कैसे लिखना चाहिए तथा किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए ये समझा। इसके साथ बसंत ऋतु और होली ये दोनों टॉपिक पे मैंने आपको ऐसे बताया, लेकिन आप पूरा जिस तरीके से अभी मैंने सिर्फ आपको एक लाइन में समझा दिया है, लेकिन मैं पीडीएफ में आपको हेडिंग वाइज लिख करके भेजूंगी, जिसे देखकर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बहुत ही साफ सुथरा लिखना है तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में चैप्टर 5 यानी बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण या बीजीय सर्व समीकरण, इनका अध्ययन करेंगे। तो इसके सबसे पहले है a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर। तो a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर को आप ध्यान से समझें कैसे करना है। a और b ये दो टर्म हैं, दो पद हैं,
ए प्लस बी, ये पहला पद हो गया ए और दूसरा पद हो गया बी, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। होल ऑफ स्क्वायर करने के लिए होल ऑफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म यानी पहले पद का होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद और प्लस दूसरे पद का होल ऑफ स्क्वायर, फिर बराबर। अब इसको संशोधित करके लिखेंगे तो हो गया ए स्क्वायर, ए का होल ऑफ स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म होल ऑफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस होल ऑफ स्क्वायर सेकेंड टर्म। संशोधित करके लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये दोनों योग की संक्रिया पे थे। अब ऋणात्मक यानी माइनस a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, ये पहला था, अब ये दूसरा a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको जानने के लिए होल ऑफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म पहले पद का स्क्वायर a होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल ऑफ स्क्वायर। इसको संशोधित करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, पहली और दूसरी दोनों सरसंख्याएं हो गई। तीसरी सरसंख्या आपको मिलेगी तीसरी वर्ग अंतर, वर्गों का अंतर, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर्स, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर हम होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं ब्रैकेट में करें तो आप देखें दोनों में अंदर वाले भागों को यानी a और b एक बार प्लस दें और एक ब्रैकेट में माइनस में लिख देते हैं, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ये तीन सरसंख्याओं का उपयोग आप इस अगले एक्सरसाइज में करेंगे, तो इन्हें याद करना भी जरूरी है, तो याद भी कर लेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 5.1, एक्सरसाइज नंबर 5.1, इन सब संख्याओं को सभी लोगों को याद भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला पद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पार्ट है आपके 9 में कोई 5 पार्ट में बता दूंगा। पहला है 5x प्लस 4y होल ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट 5x प्लस 4y होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसा मैंने बताया था पहली संख्या का वर्ग तो हो गया 5x होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या 5x और गुना दूसरी संख्या 4y प्लस दूसरी संख्या का होल ऑफ स्क्वायर यानी 4y का होल ऑफ स्क्वायर। एक बार फिर देखें, होल ऑफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस होल ऑफ स्क्वायर सेकेंड टर्म, फिर बराबर लगाया। इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो 5x का होल ऑफ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, x का स्क्वायर हो गया तो 25x स्क्वायर और प्लस आगे चलते हैं तो 2 गुणा 5 गुणा 4 तो 2 पंचे 10 चौको 40 यानी 40xy और फिर प्लस होल ऑफ स्क्वायर सेकेंड टर्म तो 4 4 जा 16, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर और ये आपका आंसर मिल गया।
इसका फिफ्थ पार्ट है, ये फ्रैक्शन में है 3/4, थर्ड पार्ट 3x/4 प्लस वो माइनस 4y/5, 4y/5 होल हाफ स्क्वायर। तो ये a माइनस b के रूप में लिखा है, तो होल हाफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म यानी पहले पद का वर्ग, तो 3x/4 का होल हाफ स्क्वायर प्लस पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी 4y/5 का होल हाफ स्क्वायर। अब चूंकि बीच में माइनस लगा है इसलिए -2 इंटू फर्स्ट टर्म 3x/4 और इंटू सेकेंड टर्म 4y/5। इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो इक्वल 3x, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया और अपान 4 का स्क्वायर तो 16, तो 9x स्क्वायर अपान 16 और प्लस 4y/5, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 16y²/25 माइनस। अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 से या 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 को कैंसिल करते हैं। अब अंश को सबको गुणा करना है तो 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 तिहाई 6, x हो गया और y हो गया, x y और अपान नीचे केवल 5 है, 5 हो गया। इसको क्रम से लिखते हैं, ये क्रम से नहीं लिखा हुआ, अब क्रम से लिखेंगे तो पहले 9x² माइनस, चूंकि x इसके साथ है फिर x इसके साथ है, इसके साथ x नहीं, तो और वही क्रम में लिख रहे हैं x के अनुसार, तो 6xy/5 और प्लस 16y²/25, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद 9 पार्ट है, इसके बाद 6 पार्ट बताएं, 6 पार्ट। इसके 6 पार्ट में चूंकि दूसरे तरीके का है, 6 पार्ट में है 2x + y, 2x + y फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट 2x - y, इनमें से दोनों का गुणा करते हैं, तो पहले 2x को इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 2x का गुणा 2x के साथ करेंगे, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, 2 दूनी 4x² हो गया और प्लस इसको y के साथ गुणा करेंगे तो +2xy हो गया। अब -y का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो चिन्ह माइनस का आ गया और 2xy -2xy। अब y को प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y² हो गया। अब देख रहे हैं लाइक टर्म यानी 2xy और 2xy ये दोनों हैं, लेकिन एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो ये घट जाएंगे या कट जाएंगे, तो आंसर क्या मिल गया 4x² -y² और ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 9 पार्ट में है 5 - 2/x होल हाफ स्क्वायर, तो इसका होल हाफ स्क्वायर अगर करेंगे तो होल हाफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म वही सिस्टम है, पहली संख्या का वर्ग तो 5 का होल हाफ स्क्वायर और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 2/x होल हाफ स्क्वायर, और चूंकि बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म,
फिर से इसको संशोधित करके लिखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 25 और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और बटे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अब इन सभी का गुणा कर देंगे, इसमें अपान 1 हो सकता है, इसमें अपान 1, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 अपान x। इसको फिर से और वही क्रम में लिख देंगे तो हो गया 4 अपान x स्क्वायर माइनस 20 अपान x और प्लस 25, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है इसका 107 का होल स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट 107 का होल ऑफ स्क्वायर, तो बराबर इसका उपयोग इसका मान सर्व समीकरणों के माध्यम से करना है, उनका उपयोग करना है। तो सर्व समीकरण कैसे बने, क्योंकि a प्लस बी आपने पढ़ा था और a माइनस बी भी पढ़ा था, तो इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे। चूंकि हम 107 को कई सिस्टम के अनुसार लिख सकते हैं, जैसे 106 प्लस 1, 105 प्लस 2, 104 प्लस 3, लेकिन हमको लेना वो है जिसका स्क्वायर करने में हमें कैलकुलेशन कम से कम हो, आराम से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं 100 प्लस 7 यानी 100 प्लस 7 होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि 100 का स्क्वायर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं और 7 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम 106 लिए होते तो उसका गुणा अलग करना होता, तो उससे बचने के लिए हमने ऐसे कर दिया कि 107 को 100 प्लस 7 यानी 100 प्लस 7। अब इसका मान हम फिर से निकाल सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म यानी a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर हो गया, a की जगह में 100 हो गया 100 और b की जगह में 7 हो गया। तो होल ऑफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस होल ऑफ स्क्वायर सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर बराबर होल ऑफ स्क्वायर 100 यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100 यानी 1 का गुना 1 में कर देंगे और दोनों 100 में 4 जीरो हैं तो 4 जीरो इसमें लगा देंगे। तो 100 गुना 100 का मान या 100 के स्क्वायर का मान 10,000 हो गया और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और प्लस अब इनका गुणा करना है तो 2 सत्ते 14, 14 गुना 100 1400 हो गया। इसको क्रम से लिख दें, क्रम से सबको जोड़ दें, तो इकाई के अंकों को जोड़ें तो 0 9 0 तो हो गया 9, फिर है 4 और फिर ये 4 आ जाएगा 4 और फिर ये 1 आ जाएगा 1। अब देखो 4 अंक तक हो गया 1 2 3 4, इनको हमने जोड़ दिया तो 1 2 3 4 केवल एक रह गया, एक को हमने यहाँ लिख दिया और ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो तो आप इनको सीरियल में लिख करके भी जोड़ सकते हैं, जैसे 10,000 फिर 1400 और फिर 49, इनको सबको इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। इतना ही आएगा 9 4 4 1 1 11,449 11,449 आंसर मिल गया। तो आप इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब अगला है 499 थर्ड पार्ट, 499 का होल ऑफ स्क्वायर। थर्ड पार्ट है 499 का होल ऑफ स्क्वायर। 499 को अब हमें देखने की जरूरत है कि कौन सा सर्व समीकरण इसमें ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर हम कह दें 498 प्लस 1 या 497 प्लस 2 या 490 प्लस 9, तब भी आपको गुणा करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
लेकिन एक और सुविधा आपको उपलब्ध हो रही है। अगर हम दूसरी सर्वसंख्या की ओर देखें तो 500 माइनस 1 भी 499 ही होता है। तो 500 माइनस 1 इसका उपयोग अगर कर लें तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना होगा। यानी अब ये a माइनस बी बन गया। हमने a प्लस बी में इसको चेंज नहीं किया, a माइनस बी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। तो a माइनस बी में है 500 माइनस 1, तो a की जगह 500 लिखा है और b की जगह 1 लिखा है। तो पहली संख्या का वर्ग यानी 500 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर बीच में चूंकि माइनस लगा इसलिए माइनस लगा देंगे। 2 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और 500 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और इस 500 के 2 जीरो और दूसरे 500 के भी 2 जीरो लगा दिए, तो ये हो गया 2,50,000। और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसको गुणा करें तो माइनस का 5 दूनी 10, 1,000 हो गया, माइनस 1,000। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ ले, माइनस वालों को घटा लें, तो बराबर हो गया 25,0,0,0,1 माइनस 1,000 बराबर। अब 1,000 को इसके सामने लिखकर घटाया जा सकता है, तो 1 में 0 कम करेंगे तो 1 रहेगा, और फिर 0 2 जीरो है तो दोनों जीरो हमने नोट कर दिए। अब 1 चौथे स्थान पर है तो 1 2 3 4, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसने 1 दिया था तो 4 रह गया और 2 रह गया, और ये आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो तो यहाँ सामने लिखकर आप घटा सकते हैं, ये इसका आंसर ही है। इसी प्रकार से चौथा पार्ट है 0.98 0.98 का होल ऑफ स्क्वायर, तो एक इक्वल्स टू। अब इसको भी हमें 2 पार्ट में ऐसे बनाना है जिससे स्क्वायर करने में प्रॉब्लम ना हो या कैलकुलेशन कम हो। तो ये संख्या चूंकि 0.98 है, इसका मतलब है ये संख्या 1 से छोटी है, तो 1 में से कितना घटाएं कि 0.98 रह जाए। अगर 1 में हमको घटाना है तो 1.00 लिख दिया, और 0.98 को इसमें से घटा लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके 2 टुकड़े क्या होंगे। घटाया तो 10 में से 2 कम किया तो 10 में 8 कम किया तो 2, यहाँ 9 रह गया, 9 में 9 कम कर दिया 0, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 हो गया। तो इसके 2 टुकड़े हो गए क्या, 1 में से इतने को घटा दिया जाए, यानी 1 माइनस 0.02 का होल ऑफ स्क्वायर। आप देख रहे हैं 1 में से 0.02 को घटा दिया जाए तो 0.98 बच जाएगा। अब इसका मान आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो फिर से लिख दें 1 माइनस 0.02 होल ऑफ स्क्वायर। अब a की जगह में 1 हो गया और b की जगह में 0.02 हो गया। इस 0 को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो बराबर है a माइनस b होल ऑफ स्क्वायर, तो होल ऑफ स्क्वायर फर्स्ट टर्म यानी 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.2 दूसरी संख्या का होल ऑफ स्क्वायर 0.02 का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस चूंकि बीच में माइनस लगा है 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 0.2, इसको हटा दिया बराबर। ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 0.02 का स्क्वायर करेंगे यानी 0.02 इंटू 0.02, देख लीजिए इधर 0.02 इंटू 0.02, 2 का 2 में गुणा किया तो 4 हो गया। अब हमको दशमलव कितने अंक लगाना है, 1 2 3 4 अंक के ऊपर लगाना है। अंक 1 है तो 3 जीरो इसमें लगा देंगे और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो 0.0004
माइनस इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 0.04 हो गया। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे और माइनस वाले को घटा देंगे तो बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो दशमलव जब कहीं नहीं होता तो नीचे लगा होता है तो ये दोनों का योग हो जाएगा 1.0004 और माइनस 0.04। इसमें से इसको घटाना है तो आप अलग घटा लीजिए, ऐसे तो आप घटा नहीं पाएंगे तो 1.0004 और 0.04 को घटाना है इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ 0 और नोट कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं अगर आपको जानकारी हो। 4 में से 0 कम करेंगे तो 4 रह जाएगा, 0 रह जाएगा। 10 में से 4 कम करेंगे तो 6 रह जाएगा और यहाँ कितना रह जाएगा 9 रह गया है तो 9 यहाँ हो जाएगा और पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आपको मिला 0.9604 और ये इसका आंसर हो गया। शायद आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों इसका एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आपने अध्ययन कर लिया। इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में ज्योग्राफी पार्ट 4 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही थी। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर को आपको कुछ रिवीजन करा रही हूँ। तो जैसा कि बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था खनिजों के विभाजन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों के रूप में मिलते हैं। कुछ खनिज आग्नेय चट्टानों, कुछ रूपांतरित चट्टानों तथा कुछ अवसादी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः जितने भी धात्विक खनिज होते हैं वो हमको आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं। और अवसादी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर निकाले जाते हैं। तो खनिजों के विभाजन जैसे सबसे पहले हमने बात की थी एशिया के बारे में। तो भारत तथा चीन बड़ी मात्रा में क्या करता है बच्चों? लौह अयस्क का जमा करता है। चीन लेड, एंटामनी तथा टंगस्टन का भी निर्माता है। उसके बाद हमने बात की थी कि यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप दुनिया में लौह अयस्क का प्रमुख निर्माता है। देश में जो सबसे अधिक लौह अयस्क जमा करता है उसमें स्वीडन तथा फ्रांस प्रमुख है। उसके बाद मैंने बात की थी दक्षिण अमेरिका। तो संसार में जो दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील देश है सबसे बड़ी मात्रा में उच्च कोटि का लौह अयस्क का निर्माता है। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को अफ्रीका। तो खनिज संसाधनों में जो सबसे ज्यादा धनी देश है वो हमारा क्या है बच्चों? अफ्रीका पड़ता है। उसके बाद बताया था मैंने ऑस्ट्रेलिया। तो संसार में बॉक्साइट का सबसे बड़ा निर्माता हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क तथा टीन, निकिल का भी निर्माता है। अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका की पहाड़ियों में बड़ी मात्रा में कोयला तथा लौह अयस्क पाए जाते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ खनिजों के बारे में बताया था जैसे कि अभ्रक, मैग्नीज, चूना पत्थर, कोयला और समुद्री नमक और खनिजों के उपयोग और संरक्षण के बारे में भी बताया था। आज का चैप्टर का मेरा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम बात करते हैं कि बच्चों ऊर्जा यानी एनर्जी का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। हमें बिजली की आवश्यकता उद्योगों, कृषि, यातायात, संचार, सुरक्षा आदि सभी में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पारंपरिक संसाधन, गैर पारंपरिक संसाधन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारंपरिक संसाधनों के बारे में। तो ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या होते हैं बच्चों? ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें लंबे समय तक प्रयोग में लाया जाता है।
मतलब पारंपरिक संसाधनों का मतलब होता है कि लंबे समय तक इन्हें क्या होता है बच्चों, प्रयोग में हम लाते हैं। जैसे इनके उदाहरण है हमारे ईंधन की लकड़ी तथा जो जीवाश्म है वो हमारे क्या है, पारंपरिक संसाधन है, क्योंकि इनको लंबे समय तक क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। तो पारंपरिक संसाधनों पर आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईंधन की लकड़ी। तो ईंधन की लकड़ी, इसका सबसे अधिक प्रयोग खाना बनाने तथा गर्म करने में किया जाता है। तो हमारे देश में ईंधन की लकड़ी का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें होता है बच्चों, खाना बनाने और खाने को गर्म करने में किया जाता है। हमारे देश में गाँव में 50% से अधिक ऊर्जा प्रयोग में ईंधन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। शेष जो भाग है, शेष जो पेड़ पौधों तथा जानवर धरती के अंदर लाखों वर्ष तक दफन हो गए हैं, उनके द्वारा क्या कहते हैं, वो दाब के द्वारा किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, वो दाब के द्वारा जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं। तो सबसे पहला हमारा पारंपरिक संसाधन क्या हो गया, ईंधन की लकड़ी, जिसका प्रयोग खाना बनाने और खाने को गर्म करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कोयला। तो कोयला क्या होता है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है बच्चों, जीवाश्म ईंधन है। ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इसका प्रयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों में लोहा तथा स्टील तथा बिजली बनाने में किया जाता है। तो कोयले का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, घरेलू ईंधन में, उद्योगों में लोहा तथा स्टील और बिजली बनाने में किया जाता है। कोयले के जो मुख्य निर्माता हैं वो हमारे हैं चीन, अमेरिका, जापान, रूस, दक्षिण अमेरिका तथा फ्रांस। और कोयले का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद तथा बोकारो में होता है। तो कोयले के निर्माता कौन से हो गए हमारे, चीन, अमेरिका, जापान, रूस। और कोयले का निर्माण कहाँ होता है भारत में, झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद तथा बोकारो में होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यह चट्टानों की परतों के बीच में पाया जाता है तथा तट से दूर व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल के कुओं में इसको ड्रिल किया जाता है। तो ये कोयला हमारा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, चट्टानों की परतों के बीच में पाया जाता है। और ये तथा तट से दूर या तटीय क्षेत्रों में तेल के कुओं में इसको ड्रिल करके निकाला जाता है। इसके पश्चात इसे रिफाइनरी में कच्चे माल की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है, जिससे तेल की अलग अलग किस्में जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स आदि तैयार किए जाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, परतों में पाया जाता है। इसके बाद इसको ड्रिल से निकाला जाता है। इसके पश्चात इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। तो रिफाइनरी में भेजने में क्या होता है, इसकी अलग अलग किस्में हमारे सामने आती हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि तैयार किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम को एक प्रकार से क्या कहते हैं हम लोग, काला सोना कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक कीमती है। पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुख देश हमारे हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब। ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो पेट्रोलियम उत्पादन के हमारे प्रमुख देश कौन से हो गए, ईरान, इराक और सऊदी अरब। तो इसके अलावा रूस, वेनेजुला तथा अल्जीरिया में भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत में इसके उत्पादक क्षेत्र है असम में डिगबोई। तो भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है पेट्रोलियम का, असम में डिगबोई तथा कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के जमा करने तथा कच्चे माल को सतह पर लाने से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस को कैसे हम जमा करते हैं बच्चों, पेट्रोलियम को जमा करने पर और कच्चे माल को सतह पर लाने पर प्राप्त होती है। इसका प्रयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। और प्राकृतिक गैस के निर्माता देश कौन से हैं, नॉर्वे, यूके तथा नीदरलैंड है। भारत में प्राकृतिक गैस के संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा तथा मुंबई के तट के से दूर कुछ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के संसाधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल विद्युत। तो जल विद्युत क्या होती है बच्चों, वर्षा या नदियों का जल अत्यधिक ऊंचाइयों से गिरने के लिए बांधों में इकट्ठा किया जाता है। मतलब नदियों का जो जल होता है या वर्षा का जल होता है बहुत अत्यधिक ऊंचाई से गिरता है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है, बांधों का निर्माण किया जाता है। तो पानी को बांध में टरबाइन ब्लेडों पर पाइपों द्वारा छोड़ा जाता है। ये जो ब्लेड होते हैं ये जनरेटर में बदलकर विद्युत का निर्माण करते हैं। तो बहुत ऊंचाई से जो पानी गिरता है उसको क्या करते हैं, टरबाइन ब्लेडों पर
पाइपों द्वारा छोड़ा जाता है। और ये जो ब्लेड होते हैं ये जनरेटर में बदलकर विद्युत का निर्माण करते हैं। बिजली बनने के बाद पानी को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे पानी का नदियों के जल से हम लोग क्या करते हैं, नदियों के जल से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जल विद्युत शक्ति का निर्माण करते हैं। तो जल विद्युत शक्ति का निर्माण ऐसे ही होता है कि इसको टरबाइन ब्लेडों पर पाइपों द्वारा छोड़ा जाता है और ये जो ब्लेड होते हैं जनरेटर में बदलकर विद्युत का निर्माण करते हैं। एक बार जब जल से विद्युत का निर्माण हो जाता है तो पानी को हटा दिया जाता है और इस पानी को किसमें यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। तो दुनिया में बिजली जल विद्युत द्वारा ही बनती है। दुनिया में सबसे अधिक जल विद्युत बनाने वाले देश हैं हमारे चीन, ब्राजील, नॉर्वे हैं। और भारत में जो कुछ मुख्य जल हैं जैसे विद्युत स्टेशन, जल विद्युत स्टेशन हमारे भारत में कौन से हैं, भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर तथा दामोदर घाटी प्रोजेक्ट हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे पारंपरिक संसाधन हो गए। बच्चों मैंने क्या समझा आपको, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, ऊर्जा का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बिजली की आवश्यकता, उद्योगों, कृषि, यातायात, संचार, सुरक्षा आदि में किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पारंपरिक संसाधन जो कि लंबे समय तक क्या किए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या आते हैं, ईंधन की लकड़ी तथा जीवाश्म हमारे क्या है, मुख्य पारंपरिक संसाधन है। तो पारंपरिक संसाधनों में आज मैं आपको क्या समझा रही थी, ईंधन की लकड़ी। ईंधन की लकड़ी का उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों, खाना बनाने तथा खाने को गर्म करने में किया जाता है। और हमारे देश में गाँव में 50% से अधिक ऊर्जा प्रयोग ईंधन की लकड़ी द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद हम बात करने जा रहे थे कि कोयला। तो कोयला को जैसे कि कोयला के मुख्य निर्माता हमारे कौन से, चीन, अमेरिका, जापान तथा रूस। तो ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, घरेलू ईंधन, उद्योगों में लोहा, स्टील, भाप द्वारा तथा बिजली बनाने में किया जाता है। और कोयले के मुख्य निर्माता हमारे चीन, अमेरिका, जापान, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका है। कोयले का निर्माण भारत में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद तथा बोकारो में होता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। यह चट्टानों की परतों में पाया जाता है तथा तट से या तटीय दूर क्षेत्रों से तेल के कुओं में इसको ड्रिल करके निकाला जाता है। इसके पश्चात इसे रिफाइनरी में भेज दिया जाता है और वहां पर हमें विभिन्न तरह के तेल की किस्में देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक आदि। तो पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। पेट्रोल के प्रमुख देश कौन से हैं हमारे, उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत है। इसके अलावा रूस, वेनेजुएला में भी पेट्रोल का उत्पादन होता है। और भारत में सबसे अधिक पेट्रोल का उत्पादन असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाईवे तथा कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में होता है। प्राकृतिक गैस का किसमें प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के जमा करने तथा कच्चे माल को सतह पर लाने से प्राप्त होती है। इसके उत्पादक मुख्य निर्माता देश कौन से, रूस, नॉर्वे, यूके तथा नीदरलैंड है। और भारत में प्राकृतिक गैस के संसाधन कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा, त्रिपुरा तथा मुंबई तट से दूर स्थित है। जल विद्युत, तो पानी से जल विद्युत तैयार की जाती है, बिजली बनाई जाती है। और भारत में मुख्य जल विद्युत के स्टेशन कौन से हैं, भाखड़ा, नांगल, दामोदर नदी घाटी योजना, गांधी सागर योजना, नागार्जुन सागर योजना। अब हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। तो हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन। ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन। ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें हमारी आती है सौर ऊर्जा। क्या आती है बच्चों, सौर ऊर्जा। तो हम बात करें सूर्य से बनी सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर सेल से बिजली बनाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका प्रयोग सोलर सेल से
बिजली बनाने में किया जाता है। सूर्य से बनी सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर सेल से बिजली बनाने में किया जाता है। बिजली बनाने के लिए ऊष्मा तथा प्रकाश उद्देश्य के लिए सोलर पैनल में बहुत सारे सेलों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो बिजली बनाने के लिए क्या किया जाता है, ऊष्मा तथा प्रकाश उद्देश्य के लिए सोलर पैनल में क्या कर दिया जाता है बच्चों, सोलर पैनल में बहुत सारे सेलों को जोड़ दिया जाता है। सौर ऊर्जा तकनीक का प्रयोग उन देशों में किया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इस सौर ऊर्जा का प्रयोग उन देशों में बहुत ज्यादा किया जाता है जहां प्रचुर मात्रा में क्या होता है बच्चों, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। सौर ऊर्जा का प्रयोग हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, इसके अलावा लाइटों तथा ट्रैफिक सिग्नल में भी किया जाता है। तो ये क्या था हमारा ऊर्जा का गैर पारंपरिक संसाधन। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन जैसे कि ईंधन की लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत। और ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन में भी आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, सौर ऊर्जा। So now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 8H में कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 MS पावर पॉइंट में पढ़ेंगे। MS पावर पॉइंट में आप लोगों ने पिछली क्लास में MS पावर पॉइंट क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, और इसके अलावा हम लोग कैसे हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट, यानी कि हम लोग MS पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह डेवलप किया, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। स्लाइड ट्रांजिशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्लाइड परिवर्तन। ठीक है, तो ये स्लाइड परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ती है और ये क्या होता है। ठीक बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, मूवी में जब तुम लोगों ने देखा होगा या जैसे हम लोग के स्कूल में ही कल्चर एक्टिविटीज होती हैं, तो आपने देखा होगा जब कोई नाटक हो रहा होता है, यानी कि जब कोई प्ले हो रहा होता है, तो उस प्ले में क्या होता है, बहुत सारे सीन्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड में जो सीनरी है, कभी जंगल का है तो कुछ ऐसी होगी, झरने बहता हुआ, या इस तरह की कोई सीनरी लगी होगी। और आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में म्यूजिक, यानी कि जंगल का सीन है तो हो सकता है कि अगर आपका जो नदी झरने बह रहे हैं तो चिड़ियों की चहचहाट होगी, या प्रॉपर अगर एक जंगल दिखाया गया तो हो सकता है कि जो जानवर हैं जैसे कि आपके शेर के दहाड़ने की आवाज़ें, इस तरह से आवाज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। ठीक, तो और कभी कभी हम लोग मूवीज में भी ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए कि आपने कोई एक ऐसे दिखाया कि कोई राउंड सा शेप में कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस तरह से कॉर्नर से आ रहा है और बीच में आके स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक जैसे कोई भी कोई चीज़ होगी उसमें वो एकदम स्क्रीन में पास में आके फैलती हुई नजर आती है, या मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी हुई कि जो कि वो बहुत श्रिंक यानी कि बहुत छोटी सी होती चली गई। तो स्लाइड ट्रांजिशन में इस तरह से हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड में ट्रांजिशन में होता क्या है कि स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग करते क्या कि जब एक जो पावर पॉइंट में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सबको पता है। प्रेजेंटेशन में आपका एक स्लाइड नहीं होती, आपका मोर देन 1 स्लाइड्स होती है, यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारी प्रेजेंटेशन में 5 स्लाइड है, क्लियर है ये सबको। तो अगर 5 हमारी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स हैं, तो जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चेंज हो रहा है, यानी कि एक स्लाइड में हमने जो भी टॉपिक लगा उसके बाद मान लीजिए दूसरी स्लाइड है, तो जब दूसरी स्लाइड में चेंजेस में जैसे वो स्लाइड जो है वो किस तरह से आपकी एंटर करेगी, ठीक है, उस स्लाइड के समय कैसा साउंड होना चाहिए, या वो स्लाइड जो है वो कितने मिनट तक रहेगी आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे स्लाइड ट्रांजिशन या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्लाइड परिवर्तन में आएंगी। तो ये चीज हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग को कौन से कमांड यूज करने, आज हम लोग सिर्फ इसके बारे
या उसका ये मेन्यू, तो ये किस तरह से ओपन होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्लाइड शो पे, स्लाइड शो आपका मेन्यू होता है, स्लाइड शो मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्लाइड शो मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेन्यू ओपन होगा, ठीक है। स्लाइड शो का सब मेन्यू, जिसको हम लोग कहते हैं सब मेन्यू, ये सब मेन्यू ओपन होगा, ठीक है। इस सब मेन्यू में बहुत सारे आपके ऑप्शंस होंगे, उसमें कहीं आपका ये एक स्लाइड ट्रांजिशन दिया होगा। क्या दिया होगा आपका? एक स्लाइड ट्रांजिशन। इस स्लाइड ट्रांजिशन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ये आपका जो स्लाइड ट्रांजिशन विंडो है ये स्क्रीन पर आपका ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया कि हमारा स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो किस तरह से ओपन होता है। स्लाइड ट्रांजिशन हमारा एक कमांड मतलब विंडो है, ये किस तरह से ओपन होगा। स्लाइड शो पे, स्लाइड शो मेन्यू पे के बाद हम लोग किस पे करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे और अब आपका ये विंडो ओपन होता है। इस विंडो में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर देखा जाए तो मैंने ये ग्रीन कलर से इसीलिए मैंने इसको डिवाइड किया। अगर देखा जाए तो इसकी पूरी विंडो जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आपका एक ये दिया हुआ है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। यहाँ पे आपके स्लाइड जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कोई ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत श्रिंक होता है, या मान लीजिए आपको क्या कोई भी एक सपोज मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, तो वो पेड़ जो है वो आपको पूरे फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या मान लीजिए पेड़ और श्रिंक होता है, या मान लीजिए कोई एक सर्किल है वो बहुत फैलता हुआ दिखाई पड़ा है या बहुत श्रिंक होता हुआ। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे नाम हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अप डाउन एरो की, इनसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनके कुछ नाम जैसे ब्लाइंड हॉरिजॉन्टल है, ब्लाइंड वर्टिकल है, बॉक्स इन, बॉक्स आउट, कवर लेफ्ट, कवर डाउन, कॉम वर्टिकल, कॉम हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आपके बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। इनको हम लोग एकदम नहीं समझ सकते कि ब्लाइंड हॉरिजॉन्टल में क्या है, वर्टिकल में क्या है। तो हम लोग करते क्या है कि ये सारे ऑप्शंस को हम लोग मतलब प्रीव्यू में फिर चेक करते जाते हैं। अच्छा हमको ये नहीं पसंद आ रहा है तो हम ये वाला सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपके जो स्लाइड को किस तरह से, जब आपकी स्लाइड जो है वो एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड एंटर करेगी आपके स्क्रीन पर, तो वो किस तरह से प्रेजेंट करेगी, किस तरह से एंटर करेगी, वो आपका ये अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड में, इसमें से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका ऑप्शन उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इस सेकंड पार्ट में आपका क्या है, सेकंड पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं मॉडिफाइड ट्रांजिशन। यानी कि जो आपका जो परिवर्तन, ट्रांजिशन मींस क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो जो परिवर्तन आपने किया उसमें और भी आप चेंजेस कर सकते हैं। एक तो सिंपल आपने ये दे दिया कि इनमें से बॉक्स इन, बॉक्स आउट या कवर वर्टिकल या इस तरह के जो भी आपके ऑप्शन है कि स्लाइड हमारी किस तरह से रिप्रेजेंट होगी वो हो गया। अब उसके अलावा आपका उसमें मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, दो तरीके से मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोग मॉडिफाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और इसमें दो चीजें हैं आपकी, एक तो आपका है स्पीड और एक आपका है साउंड। बाय डिफॉल्ट आपका नो साउंड होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपके में कोई साउंड नहीं होता है। अगर आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट आपका स्पीकर है, माइक है, ये है, तो हम लोग यानी कि इसमें साउंड फैसिलिटी, इसमें अगर आपके में इनबिल्ट आपका स्पीकर है उसमें, और नहीं तो हमको एक स्पीकर उसमें अटैच करना पड़ेगा। स्पीकर का तो आप लोगों को पता ही है कि इसलिए होता है स्पीकर से, यानी कि जो वॉइस होती है वो क्लियर आपको सुनाई पड़ जाएगी, ठीक है। तो साउंड में क्या हुआ कि इसमें साउंड में भी आप देखिए ये ड्रॉप डाउन बटन्स हैं। ड्रॉप डाउन बटन्स हम लोग क्या होते हैं, ये जो एरो बने होते हैं साइड में, इसका मतलब अभी इसके अंदर और भी ऑप्शंस है। तो साउंड में आपके बहुत सारे वॉइस होती है, जैसे हम लोग अपने मोबाइल पे जब अलार्म लगाते हैं तो अलार्म के लिए हम लोगों ने सिर्फ टिक टिक नहीं होता है ना, अलार्म के लिए भी तो हम लोग बहुत सारे उसमें साउंड होते हैं कि आप कौन सा साउंड सेलेक्ट करते हैं मोबाइल उसमें। कभी आप जो है वो उसमें आपने देखा होगा गुड मॉर्निंग करके वॉल्यूम होगा, या हैप्पी बर्थडे होगा, या टिक टिक होगा, या किसी भी तरह की पानी झरने की आवाज़ होगी, चिड़ियों की चहचहाट, या हम लोग के मोबाइल में भी हम लोग जब अलार्म लगाते हैं तो उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। सेम एज इट इज आपका इसमें भी बहुत सारे साउंड्स होंगे। क्लैपिंग की वॉइस होती है, कभी कभी आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि, या आप अपने स्कूल में कभी प्रोग्राम होता है तो आपने देखा होगा
जब आपका पर्दा उठता है तो कुछ आवाज आती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो बैकग्राउंड वॉइस होती है, म्यूजिक होता है। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हम लोग इसमें बैकग्राउंड साउंड डाल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे नो साउंड का मतलब कोई साउंड नहीं, अगर बैकग्राउंड साउंड हमें डालना है, ड्रॉप डाउन बटन आपने सेलेक्ट किया और आपने देखा इसमें बैकग्राउंड साउंड आपका ऑप्शंस रहते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्पीड में आपका क्या होता है, स्पीड में एक स्लाइड या दूसरी स्लाइड में होगी तो मतलब वो जल्दी जल्दी ना चेंज हो, तो जो उसकी स्पीड है वो, इसमें स्पीड आपकी होती है फास्ट, स्लो, मीडियम में 3 आपकी होती है इसमें स्पीड। तो हम लोग चाहे तो वो स्पीड हम लोग इसमें चेंज कर सकते। बाय डिफॉल्ट इसमें फास्ट स्पीड ही लिखी होगी, इसमें दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ होता नहीं इसमें, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी इसमें स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्लाइड ट्रांजिशन के मॉडिफाई, ट्रांजिशन भाग में आप किस स्लाइड की किस चीज में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या परिवर्तन। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग साउंड में और उसकी स्लाइड की स्पीड में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद उसका थर्ड उसमें जो पार्ट आता है ये है एडवांस स्लाइड, ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में एडवांस स्लाइड में भी आपके 2 हैं। यहाँ पे ये चेक बॉक्स, जब आपका इसमें देखो साइड में कोई बॉक्स नहीं बनाया, कि आप ये दोनों ही सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट कर सकते हो, पर चेक बॉक्स में क्या होता है, चेक बॉक्स का मतलब ये होता है एट अ टाइम आप कोई एक ही करोगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑन माउस क्लिक ही होता है, आप देखोगे इसमें टिक होगा। टिक का मतलब क्या हो कि बाय डिफॉल्ट हमको जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जो चेंज होगी उसमें हम लोग माउस के थ्रू, यानी कि हम लोग माउस से क्लिक करते जाएंगे और वो अपने आप ही हमारी दूसरी एक के बाद एक स्लाइड चेंज होती जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करें, अगर हम लोग माउस को नहीं चेंज, हम लोग चाह रहे हैं हम लोग माउस ना यूज करें, भाई जब हम अगर मान लीजिए अगर हमने कहीं पे अपनी स्लाइड पूरा प्रेजेंटेशन, तो वहाँ माउस नहीं यूज करेंगे ना, तो उसमें क्या है कि हमने एक टाइम सेट कर दिया। सपोज मान लीजिए कि हमने अपना आपको एक यहाँ पे हम लोग, तो आपका मैंने एक टॉपिक लिखा और मुझे ये पता है कि मेरा 5 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो या हमको ये पता है कि हमारा 3 सेकंड में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक आपका होता है ऑटोमेटिक आफ्टर। ऑटोमेटिक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक हमने उसमें टाइम सेट कर दिया है, इतने टाइम के बाद आपका अपने आप को जो है वो स्लाइड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप या तो एक साथ दोनों चीजें हम नहीं कर सकते, या तो हम लोग इसको माउस क्लिक को करेंगे या ऑटोमेटिक आफ्टर को करेंगे। आपने माउस क्लिक में चेक हटाएंगे, या अगर आपने इसमें नहीं भी हटाया, इसको जैसे ही क्लिक करा ऑटोमेटिकली ऑन माउस क्लिक का हट जाएगा और आफ्टर क्लिक में यहाँ पे आपके टाइम खुद आएगा और वो जो टाइम होगा वो सेकंड्स में आएगा। आप उन टाइम को सेकंड्स में जो टाइम है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, पर ये ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक आफ्टर में आपको टाइम देना मस्ट है, यानी कि वो जो चेंज अपने आप से हो रहा है उसमें टाइम नहीं देंगे तो वो कब चेंज होगा, क्लियर। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट जो लास्ट इसका जो पार्ट आता है वो आपका ये है, इसमें आपके यहाँ पे इस तरह से अलग अलग बटन्स बने हुए हैं। सपोज आपने ये जो भी आपने चेंजेस किए थे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, मॉडिफाई ट्रांजिशन और एडवांस स्लाइड में, इन सब के बाद अगर आपने ये जितने भी चेंजेस हैं, आपको हर स्लाइड, आपकी जो 5 स्लाइड एक प्रेजेंटेशन में है, आप ये चाहते हो वो पांचों में सेम यही चीजें हो, तो आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड बटन पे क्लिक कर दोगे, यानी कि वो जो भी है वो सारे जो चेंजेस हैं वो सब पूरी स्लाइड में एक जैसे, यानी कि अगर बादल गरजने की पहली स्लाइड पे है आपने बैकग्राउंड सन, तो वो हर एक में होगा, ठीक है। उसके बाद आप प्ले बटन कर दो। प्ले बटन का मतलब क्या होता है कि वो शुरू से आपको एक एक जो है वो स्लाइड को मतलब दिखाएगा, जस्ट लाइक प्रीव्यू, मतलब वो प्रीव्यू में कि कैसे आपका स्लाइड्स प्रेजेंट हो रही हैं। स्लाइड शो का मतलब क्या होता है कि स्लाइड शो का मतलब क्या है कि जिस आप स्लाइड पे हो, वर्तमान जिस स्लाइड पे हो उसका वो प्रेजेंटेशन दिखाएगा। प्ले का मतलब वो शुरू से दिखाएगा, स्लाइड शो का मतलब क्या होता है कि जिस पर हम हैं सिर्फ उसका दिखाएगा। यहाँ पे एक ऑटो प्रीव्यू जिसमें कि हम लोग टिक करते हैं, ये चेक बॉक्स होता है, इसमें हमेशा हम लोग टिक करेंगे, यानी कि हम लोग जब ये सेलेक्ट करते हैं तो एक बार हमको ये नहीं पता होता है कि बॉक्स आउट में किस तरह से हमारी स्लाइड जो है वो आएगी, तो उसके लिए हम लोग ऑटो प्रीव्यू करते हैं। ऑटो प्रीव्यू का मतलब जब हम लोग यहाँ पे कोई स्लाइड के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करें तो प्रीव्यू में हम देख लें, उसको चेक कर लें कि क्या ये जो हमने जो सेलेक्ट किया है स्लाइड
हमारा टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से इन सब के लिए हमको ये ऑटो प्रीव्यू पे हमको ये चेक बॉक्स होता है, इस पे टिक करना मस्ट है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि आपका जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है उसमें आपके 3 पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।